हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बीपीएससी 110 यानी कि वैश्विक राजनीति के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है या फिर आप अपने जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उनका गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट के लिंक पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद बस आपको यहाँ पे अपने जो भी पेपर कोड्स हैं जिनका भी आपको गेस्ट पेपर चाहिए, बस आप अपने पेपर कोड को टाइप करेंगे एंड यहाँ से आप अपने गेस्ट पेपर्स एंड हेल्प बुक एग्जामिनेशन के लिए परचेज कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका नव उदारवाद के सिद्धांतों और मान्यताओं से रिलेटेड है कि नव उदारवाद क्या होता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत और मान्यताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो, ये बस क्या है, आपका एक दृष्टिकोण है, आइडियोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो नव उदारवाद या एक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण है जो 20वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाजार और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्र और सशक्त बनाना। ठीक है, तो जो भी हमारा बाजार है, बाजार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी जाती है कि सरकार के अंडर ज़्यादा चीज़ें ना हो और मार्केट जो है वो प्राइवेट लोगों के पास हो, और निजी क्षेत्र को ज़्यादा इसमें क्या करना होता है, स्वतंत्र और सशक्त बनाना होता है। नव उदारवाद पुराने उदारवाद से अलग है क्योंकि यह सरकार की भूमिका को सीमित करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ठीक है, तो नव उदारवाद में हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें आपकी बाजार की स्वतंत्रता आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बाजार अपने संतुलन में रहता है और सरकार को इसमें कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका मानना है कि जब व्यापार और उद्योग स्वतंत्र होते हैं तो उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। सरकारी हस्तक्षेप जैसे मूल्य नियंत्रण या सब्सिडी को क्या रखना चाहिए, न्यूनतम रखना चाहिए। तो क्या बात होती है यहाँ पे कि सब्सिडी कम से कम होनी चाहिए, सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, जो बाजार है वो आपका स्वतंत्र हो। इसके अलावा जो आपका नवोदारवाद है वो मानता है कि सरकार जो है उसका काम क्या होना चाहिए दोस्तों, कि सरकार का काम होना चाहिए कि केवल कानून व्यवस्था को वो बना के रखे, निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित रहना चाहिए। अर्थव्यवस्था के निर्णय बाजार और व्यक्तियों पर दिए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च और दखलंदाजी को कम करना है। ठीक है, तो जो भी सरकारी खर्च हो रहा है और जो दखल अंदाजी है उसे कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नव उदारवाद में यह विश्वास है कि व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, कि मतलब जो व्यक्ति है वो इतने योग्य हैं, अगर वो मेहनत करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी, उन्हें सरकार पे निर्भर रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है ताकि नए व्यवसाय और रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ सके। नव उदारवाद मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार देशों के बीच व्यापार में बाधाएं कम करने से सभी देशों को आर्थिक लाभ होता है। विदेशी निवेश और वैश्विक प्रतियोगिता से उत्पादकता और तकनीकी का विकास भी होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो बाजार है उसमें कम से कम बाधाएं होंगी, आपके बाजार में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा, तो आपके पास भारी मात्रा में विदेशी निवेश आएगा। आप वैश्विक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ प्रतियोगिता कर सकते हो और आपका तकनीकी विकास भी काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा ये सामाजिक कल्याण का जो दृष्टिकोण है, नवोदारवाद यह सोचता है कि अत्यधिक कल्याणकारी योजनाएं लोगों को क्या कर देती हैं, आलसी बना देती हैं। तो सरकार को जनता के लिए ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इससे जो जनता है वो क्या बन जाती है दोस्तों, आलसी बन जाती है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा केवल अत्यावश्यक मामलों तक सीमित होनी चाहिए, यानी कि जो मामले हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वहां तक ही होनी चाहिए आपकी सामाजिक सुरक्षा। तो नव उदारवाद की मान्यताएं मुख्य रूप से बाजार की स्वतंत्रता, निजी क्षेत्र का विकास, सरकार की न्यूनतम भूमिका, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और वैश्विक व्यापार पर केंद्रित है। इसके समर्थक इसे आर्थिक विकास और समृद्धि का रास्ता मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि ये गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए असमानता को बढ़ा सकता है, क्योंकि गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए तो सरकार ही काम करती है। अगर सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के लिए उनकी हेल्प नहीं करेगी तो फिर वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, असमानता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मुख्य पॉइंट, मुख्य सिद्धांत हैं जो आपके किससे जुड़े हुए हैं गाइस, नव उदारवाद से जुड़े हुए हैं।
आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा बेटर आंसर लिख पाओगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की मार्क्सवादी और उदारवादी जो व्याख्याएं हैं। वैश्वीकरण आप सभी को पता है कि आज के समय में हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का दौर है, जो विभिन्न देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक तौर पे, कल्चरल, हर चीज़ जो है हमारी उनके साथ जुड़ चुकी है, और विदेशी कल्चर को लोग कितना अपना रहे हैं, ये सभी हमें वैश्वीकरण के प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। तो वैश्वीकरण आखिर क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो वैश्वीकरण आज के समय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया बन चुका है। यह प्रक्रिया दुनिया के विभिन्न देशों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जोड़ती है, लेकिन इसके बारे में विचार करने के तरीके अलग अलग हैं। मुख्य रूप से मार्क्सवादी, उदारवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण को समझने के दो प्रमुख तरीके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उदारवादी जो व्याख्या है, उदारवादी लोग क्या व्याख्या करते हैं वैश्वीकरण की। तो उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण दुनिया के देशों के बीच सहयोग और परस्पर लाभ की प्रक्रिया है। ठीक है, कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है, दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और इससे एक दूसरे का लाभ भी होता है। इसका मानना है कि तकनीकी प्रगति, सूचना का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के अवसर देशों की समृद्धि बढ़ाते हैं। कि अगर हम तकनीकी में प्रगति कर लेते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे जो देश है उनकी समृद्धि बढ़ती है। वैश्वीकरण उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि वैश्वीकरण से हमें आर्थिक लाभ होता है, जो निवेश के अवसर और रोजगार के अवसर मिलते हैं, और ये राजनीतिक सहयोग देता है। तो वैश्वीकरण कहता है कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि वैश्वीकरण देशों के बीच शांति और स्थिरता लाने में मदद करता है, क्योंकि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने पर देशों के बीच संघर्ष कम होगा। कि अगर जो विभिन्न देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बना लेंगे तो उनके बीच में झगड़े कम होंगे, संघर्ष कम होगा, ये हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर हमें सांस्कृतिक समन्वय देखने के लिए मिलता है। तो उदारवादी समझ के अनुसार वैश्वीकरण विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आदान प्रदान बढ़ाता है। इससे दुनिया भर में आपसी समझ और सहयोग हमें बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। मतलब कि जो दुनिया भर के विभिन्न देश हैं वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये इसका सांस्कृतिक समन्वय है। इसका सकारात्मक दृष्टिकोण बस यही है कि वैश्वीकरण की वजह से आज हम देखते हैं कि विभिन्न देशों का विकास हो रहा है, गरीबी कम हो रही है, तकनीकी प्रगति भी आती है। अब हम देखेंगे कि जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण को क्या कहता है। ये कहते हैं कि वैश्वीकरण को मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार माना जाता है, कि जितने भी अमीर जो वर्ग हैं वो उनका विस्तार हो रहा है, वो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इसके अनुसार यह प्रक्रिया गरीब और कमजोर देशों को शोषित करने का माध्यम बन चुकी है। ठीक है, तो मार्क्सवादी कहते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से जो हमारे गरीब देश हैं, जो हमारे कमजोर देश हैं, शोषित जो हमारे देश हैं, उनका क्या हो रहा है, वो और ज्यादा शोषित हो गए हैं, मतलब कमजोर देश। इससे क्या आती है, आर्थिक असमानता आती है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि वैश्वीकरण की वजह से जो हमारे विकसित देश हैं वो गरीब देशों के संसाधनों और मजदूरी का क्या कर रहे हैं दोस्तों, फायदा उठा रहे हैं। इससे अमीर और गरीब देशों के बीच का जो अंतर है वो बढ़ रहा है, और वो मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो गरीब देशों में सस्ते श्रम का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वहां के लोगों का शोषण होता है। वैश्वीकरण के जरिए शक्तिशाली देश कमजोर देशों के राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो देखो, कोई भी शक्तिशाली देश है और वो दूसरे देश में एमएनसी लगाता है, तो वो वहां के संसाधनों का, वहां के मजदूरों का यूज करेगा। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि ये जो है श्रम और पूंजी का शोषण कर रहे हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये भी मानता है कि वैश्वीकरण विकसित देशों की संस्कृति को मजबूत करता है और स्थानीय जो संस्कृति है उन्हें क्या कर देता है दोस्तों, कमजोर कर देता है, स्थानीय संस्कृति को। यानी कि ओवरऑल ये कहते हैं कि वैश्वीकरण से जो आपके अमीर देश हैं उनका फायदा हो रहा है और वो गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं। विभिन्न तरीकों से कैसे कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे। एंड फाइनली आप निष्कर्ष बता देंगे कि उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। जहां उदारवादी इसे क्या मानते हैं दोस्तों, अवसर और विकास का माध्यम मानते हैं, वहीं मार्क्सवादी इसे असमानता और शोषण बढ़ाने वाली प्रक्रिया मानते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है ताकि वैश्वीकरण की वास्तविकताओं का संतुलित मूल्यांकन किया जा सके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। तो आज के समय में हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। अगर जितने भी दुनिया में देश हैं वो सारे मिलकर काम नहीं करेंगे तो पर्यावरण को संरक्षित करना थोड़ा सा डिफिकल्ट
हो जाएगा। ठीक है, तो आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इस खतरे को देखते हुए कई वैश्विक संस्थाएं पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। ये संस्थाएं देशों के बीच सहयोग, नीति निर्माण और जागरूकता फैलाने का काम भी करती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में, यानी कि यूएनईपी। ठीक है, 1972 में यह स्थापित होता है और इसका मुख्य काम है पर्यावरण की सुरक्षा करना, स्थायी विकास को बढ़ावा देना और प्रदूषण के खतरे को कम करना। यूएनईपी पर्यावरण नीतियों को विकसित करता है और देशों को सलाह देने का भी काम करता है। यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वन संरक्षण, समुद्र संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान हमारा केंद्रित करता है कि जलवायु का जो परिवर्तन है उसको ठीक करना है, जैव विविधता का ध्यान रखना है, ऐसे मुद्दों पे ये बात करता है। इसके बाद है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। ये खासकर वन संरक्षण और स्थायी कृषि के लिए काम करते हैं। एफएओ के माध्यम से देशों को खेती, जंगलों और मछली पालन के लिए सुरक्षित और टिकाऊ तरीके अपनाने की सलाह दी जाती है। फिर आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। वर्ल्ड बैंक भी अलग अलग योजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड है एक नेचर के लिए, जो दुनिया की एक गैर सरकारी संस्था है। यह वन्य जीवों, जंगलों और समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए काम करता है। वर्ल्ड वाइड फंड पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने में योगदान करता है। ठीक है, आईईए ऊर्जा की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल उपयोग को बढ़ावा देता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा के विकास का पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपको इन पांचों के बारे में बता देना है। वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका एफएओ हो गया, यूएनईपी जरूर आप बताएंगे, एंड फिर आप बताएंगे वन्य जीव जो आपका कोष है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो कि आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए काम करती है। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि ये संस्थाएं संयुक्त रूप से दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं और इनका लक्ष्य है प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना, प्रदूषण को कम करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना। यदि हम इनके प्रयासों का समर्थन करें और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो हम भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें पर्यावरण संरक्षण करना है तो हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, तब जाकर हम कहीं पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे पाएंगे।